हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम 7 दिसंबर 2022 के शिफ्ट थर्ड के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके रख सकते हैं। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है, यदि कोई दुकानदार ₹100 के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 8% लाभ प्राप्त करता है तो माल का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर ₹100 उसका अंकित मूल्य था, इस पर 10% की छूट। अब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, यानी कि इसका 9/10 कैलकुलेट करते तो ये क्या आता, सेलिंग प्राइस आता। और यहाँ से अगर देखते तो ये यहाँ पर जो है 8% का प्रॉफिट, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू 2/25, यानी कि कॉस्ट प्राइस का अगर हम कैलकुलेट करते 27/25 करते तो ये आपके पास सेलिंग प्राइस था और ये भी आपके पास सेलिंग प्राइस था। तो दोनों आपस में क्या होते, इक्वल होते। और ये 0 से 0 कट जाता, 9 से कटता 3 बार, और ये 25 इधर आकर मल्टीप्लाई में 250 हो जाता, यानी कि 250/3 आ जाता। अब 250 के अंदर 3 का भाग कंप्लीटली पूरा तो जाएगा नहीं, जो लगभग में वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 8 त्रिका 24 और 3 त्रिका 9, यानी कि 83 के लगभग जो है वो आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको चतुर्थानुपाती बताना था, तो चतुर्थानुपाती इनका मान लीजिए x है। तो यहाँ पर 24 का जो 192 के साथ रेशियो है, वही रेशियो जो है 27 का x के साथ होगा। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू कैलकुलेट करते तो ये 24 8 192 होता है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते यहाँ पर ये ऊपर 1 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू कितना आ जाता, ये 7 8 56, 8 दूनी 16, 5 कितना हो जाता 21, यानी कि 216 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आपको x + 1/x की वैल्यू जो है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर x² + 1/x² जो है पहले कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है, अंडर के अंदर इस वैल्यू को लिखते हैं 194 को और +2 कर देते हैं। अब यानी कि 196 का अंडर के अंदर और 196 का अंडर 14 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें जाना है x + 1/x के, तो सेम प्रोसेस रहेगा, यानी कि अंडर के अंदर क्या आ जाएगा 14 + 2। अब यानी कि अंडर के अंदर 16, यानी कि x + 1/x क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। जब इसकी वैल्यू हमारे पास 4 आ चुकी है तो यहाँ पर x³ + 1/x³ की वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि 4 का क्यूब करते और -3 इंटू में 4 कर देते, यानी कि 4 का क्यूब 64 और माइनस करते 4 त्रिका 12, यानी कि 52 जो है वो आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, निम्न बार ग्राफ 2 क्रमागत वर्ष 2018 और 2019 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं से पुस्तकों की बिक्री 1000 में दर्शाता है। तो वर्ष 2018 में सभी शाखाओं की औसत बिक्री 1000 में कितनी होगी। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ कि ये जो है ग्राफ के अंदर डाटा जो है वो आपको अच्छे से दिखाई नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पर पीडीएफ के अंदर जो है इनको जूम करके देखा था, तो यहाँ पर जो है थोड़ा जो है मेरे को यहाँ पर दिखाई पड़ा। फिर भी मैं यहाँ पर आपको ये बता देता हूँ कि ये ब्लू वाला जो ग्राफ देख रहा है आपको, ये 2018 का है, यानी कि ये ब्लू वाला जो है यहाँ पर ये आपके पास 2018 का ग्राफ है, और आपको 2018 में सभी शाखाओं की औसत बिक्री बतानी है यहाँ पर। तो यानी कि इस वाले ग्राफ को मैंने देखा तो यहाँ पर ये 80 के बराबर था, ठीक है, ये 80 के बराबर था, और ये आपके पास है 75, यानी कि 75। अब आप इसको यहाँ पर देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी कि ये 75, और यहाँ पर मैं बता देता हूँ एक खाने बराबर जो है 5 लिया गया, यानी कि 5 10 15 20 ऐसे लिया गया, ठीक है। तो ये 75 होगा, और यहाँ पर इसकी बात करूँ तो ये यहाँ पर 95 दे रखा था, और यहाँ पर इसके बात करूँ तो ये आपके पास 85 था, और इसके बात करूँ तो ये 75 था, और इसकी बात करूँ तो ये 70 था। अब यहाँ पर जो है इनको ऐड करेंगे, यानी कि 75 और 75 कितना हो गया 150 हो गया, और ये आपके पास 180 हो जाएगा, और ये 80 260, और 150 और 260 कितना हो जाएगा, ये आपके पास 410 और 410 और 70 480। अब 480 में आपको 6 का भाग देना था, क्योंकि ये 6 जो है यहाँ पर डाटाएं दे रखी हैं, यानी कि 6 शाखाओं से दे रखा है यहाँ पर। तो ये आपके पास 6 यहाँ से भाग करते तो ये आपके पास 80 जो है इनका एवरेज आ जाता। नेक्स्ट देखिए, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ 17, यानी कि 17 के जो है आपको
सात जो है मल्टीपल का आपको यहाँ पर एवरेज बताना था, यानी कि 17 का यहाँ पर अगर मैं टेबल लिखूँ तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और 17 तीन 51 और 17 चार 68 और 17 पंजे 85 और 17 छक्के 102 और 17 सत्ते 119। अब यहाँ पर आपको इनका एवरेज बताना था, तो आप यहाँ पर जानते हैं कि एवरेज जो है मिड में होता है बिल्कुल आपका, यानी कि बीच में होता है। तो तीन संख्या इधर और तीन संख्या इधर, यानी कि 68 आपके पास एवरेज होता। ऐसे आप यहाँ पर बता सकते थे। दूसरा मेथड यहाँ पर ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का डिफरेंस जो है वो कितने का है, 17 का है, यानी कि डिफरेंस जो है आपके पास सेम है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करते, यानी कि 17 प्लस 119 करते और डिवाइड कर देते 2 से। इसमें आपके पास थोड़ा सा जो है समय लग जाता है, यानी कि यहाँ से अगर कैलकुलेट करते तो ये 136 होता और बट्टे 2 करते, यानी कि 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, 68 यहाँ से भी आ जाता। नेक्स्ट देखें, 5 वर्षों में 10% साधारण ब्याज दर पर दे ₹9600 की ऋण को कितनी वार्षिक किस्त से चुकता किया जाएगा। तो ये यहाँ पर किस्त से आपके पास क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर ये 100 रुपये चुकाता है, यानी कि प्रत्येक वर्ष जो है ये 100 रुपये की किस्त चुकाता है। तो ये 100 रुपये पहले वर्ष, फिर अगले वर्ष 100 रुपये, फिर उससे अगले वर्ष यानी कि तीसरे वर्ष भी 100 रुपये, चौथे वर्ष भी 100 रुपये और ये 5वें वर्ष भी 100 रुपये, यानी कि ये 5 वर्ष 100 रुपये चुकाएगा। अब यहाँ पर ये जो पहली किस्त चुकाएगा, जब ये पहली किस्त चुकाएगा तो इसको ब्याज नहीं देना पड़ेगा, यानी कि इसने ये 100 रुपये की किस्त जो है वो तो चुका दी। अब जब दूसरे वर्ष ये चुकाएगा तो इसको 100 रुपये पर ब्याज भी देना पड़ेगा। और यहाँ पर आर बराबर कितना दे रखा था, यानी कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर जो है 10% दे रखी थी। अब यहाँ पर 100 हमने इसीलिए माना था क्योंकि जो है हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेट करने में हमें आसानी होती है, क्योंकि 100 का 10% होगा। अब यहाँ पर 1 साल का ब्याज लगेगा, यानी कि 1 इंटू में 10, तो यानी कि इसमें प्लस हो जाएगा 1 इंटू में 10। और यहाँ पर 2 साल का लगेगा, यानी कि 2 इंटू में 10। और यहाँ पर 3 साल का, यानी कि 3 इंटू में 10। और यहाँ पर जो है 4 साल का, यानी कि 4 इंटू में 10। इनको ऐड करके लिख देते हैं, यानी कि 140 होता और ये यहाँ पर 130 होता और ये 120 होता और ये यहाँ पर 110 होता और ये 100 था ही। अब यहाँ पर इनको टोटल करते तो यानी कि यहाँ पर ये कितना होता, 500 होता। इनका टोटल करने की आपको यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, इनका टोटल कर लेते हैं, यानी कि ये 0 और 4 2 6 3 9 1 10 का 0 और फिर यहाँ पर 5 और 1 6 हो जाता, यानी कि 600 जो है आपके पास इनका सम आ जाता, यानी कि 600 रुपये का अमाउंट जो है वह चुकाता। बल्कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 9600, यानी कि 600 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है, 9600, यानी कि ये आपके पास भाग करते इसको 600 से, तो यानी कि कितना गुना दे रखा है, 16 6 96 होता है, यानी कि 16 गुना दे रखा है ये डाटा। तो यहाँ पर जो है किस्त कितनी हो जाती, अब वह प्रत्येक वर्ष की पूछा, यानी कि वार्षिक किस्त आपसे पूछी गई है। तो प्रत्येक वर्ष यहाँ पर 100 की किस्त ये चुकाता है और वो हमने मानी थी 100 मानी थी। तो ये एक्चुअल में 100 ना होकर 100 का 16 यानी कि 16 गुना होगी। तो ये आपके पास 1600 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार ने 1200 में एक साइकिल खरीदी और उसे 1500 में बेच दिया। उसका लाभ हानि प्रतिशत कैलकुलेट करना था। तो 1200 में खरीदी थी और 1500 में बेच दिया। ओवरऑल देखा जाए तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 300 का प्रॉफिट हुआ। अब ये 300 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 1200 पर, क्योंकि 1200 में उसने खरीदा था, गुणा कर देते 100 से। तो यहाँ पर ये आपके पास 300 से ये 4 बार कटता और 1/4 की ये आपके पास परसेंटेज वैल्यू 25% यानी कि 25% का जो है इसे लाभ होता। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इनका लघुत्तम समापवर्त्य कैलकुलेट करना था। अब यहाँ पर इनका लघुत्तम समापवर्त्य कैलकुलेट करना था। तो 186 का अगर देखा जाए तो ये 186.6 का ये 373.2 जो है ये 2 गुना है। आप देख सकते हैं, इसको अगर 2 से गुणा कराओगे तो यही वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी। अब यहाँ पर जब ये 2 गुना है इसका और एलसीएम हमारा जो होता है वो दी गई दोनों संख्याओं से डिविजिबल होता है, यानी कि 186.6 का अगर भाग देते इस संख्या के अंदर तो 2 बार जाता और इस संख्या का इस खुद संख्या के अंदर भाग देते तो 1 बार जाता, यानी कि यही आपके पास एलसीएम होगा।
तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट करके बताना था। फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू में एल प्लस आर। अब यहाँ पर ये जो है आपके पास एल ये हो गया और आर ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ से वैल्यू पुट करते तो ये 22/7 इंटू में आर की वैल्यू 14 और यहाँ पर ये 30 + 14 करते तो ये कितना हो जाता, ये आपके पास हो जाता 44 और यहाँ से कट करते ये 7 से तो ये 2 बार कट जाता। 44 इंटू में 44 यानी कि 44 का स्क्वायर करते तो ये 1936 ही आता, यानी कि 1936 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपके पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, 18 मीटर व्यास वाले एक तांबे के गोले को एक 12 मीटर लंबाई वाली बेलनाकार तार में खींचा गया। तार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि तार की त्रिज्या बतानी है आपको कितनी होगी। तो यहाँ पर इस गोले का और ये तार क्या होगा, बेलनाकार होगा, बेलनाकार तार होगा। तो इनका आयतन जो है वो आपस में बराबर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर गोले के आयतन की बात करूँ तो ये 4/3 इंटू में पाई को पाई ही लिख देते हैं क्योंकि ये कट जाना है, आर क्यूब, यानी कि यहाँ पर ये 18 मीटर व्यास दे रखा है तो त्रिज्या की बात करूँ तो ये 2 से भाग करेंगे। अब क्यूब था यानी कि इसको 3 बार लिखेंगे तो ये 18/2 3 बार आ जाएगा और ये इक्वल आ जाएगा बेलन के आयतन के। अब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी कि पाई आर स्क्वायर। अब पाई का पाई लिख दिया और आर का स्क्वायर, यानी कि आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। और एच यहाँ पर हाइट बोल दीजिए, यानी कि ये यहाँ पर तार था, यानी कि ये लंबाई जो है तार की यही इसकी हाइट होगी। तो ये आपके पास 12 दे रखी है। अब इसको काट पीट के सोल्व करना था, यानी कि ये पाई से ये पाई कट जाता और ये 2 2 4 यानी कि 4 से 4 कट जाता और ये 3 से जो है ये 18 कट जाता, कितने बार, 6 बार। और ये 6 से ये 2 बार कटता, 6 से ये 2 बार कटता और यहाँ पर जो है 18 का स्क्वायर करते तो ये कितना आता, 324 आता। और 1 सेकेंड, यहाँ से इधर जो है ये आपके पास आर स्क्वायर बच गया और यहाँ पर ये 18 का स्क्वायर होगा ऊपर और ये बट्टे में 2 है और ये 2 जो है इधर भी बचा था ये बट्टे में आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू में 2 2 का स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर ये दोनों साइड वर्गमूल लेंगे तो ये 18/2 आएगा और 18/2 का मतलब 9 मीटर जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको ये Z2 - J1 का, यहाँ पर अगर आप ये देखते तो ये ऊपर वाला जो है इतना ज़्यादा पढ़ने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, सीधे यहाँ पर पहुँचते तो ये Z2 - J1 कैलकुलेट करना था। यहाँ से देखते J1 क्या है तो P तथा W द्वारा बेचे गए टेलीविज़न की औसत संख्या का मान है, यानी कि यहाँ से अगर J1 कैलकुलेट करें तो यहाँ पर ये आपके पास P का ये 13% और W का यहाँ पर 10%, तो ये आपके पास कितना आ जाता, 10 और 13 कितना हो जाता, 23% और एवरेज कैलकुलेट करना था तो 2 से इसको डिवाइड कर देते। अब यहाँ पर J2 आप कैलकुलेट करते, J2 की वैल्यू कैलकुलेट करते तो ये Q यानी कि ये आपके पास 17%, R 15% और S यहाँ पर 3% और V यहाँ पर 32% ऐड करते तो ये कितना हो जाता, ये 35 और ये 32 कितना हो जाता, 67 हो जाता, यानी कि 67 डिवाइडेड बाय ये कितनी डाटाएं थी, 4 थी, यानी कि 4 से इसको डिवाइड करते तो एवरेज ये आता। अब इनका डिफरेंस कैलकुलेट आपको करना था तो यहाँ से इनको घटाते तो ये आपके पास कितना आ जाता, 4 एलसीएम आ जाता, ऊपर 67 माइनस 23 दूनी 46। अब इसमें से 46 आप घटाते तो ऊपर कितना बचता, 21 और बटे में 4। अब यहाँ से आप देखते कि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जो है ऊपर आपको यहाँ पर एक डाटा दे रखी है 21,000। यहाँ से अगर पढ़ेंगे तो ये आपके पास टेलीविज़न की कुल संख्या, बस इतना सा देख लीजिए, ज़्यादा इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। टेलीविज़न की कुल संख्या जो है वो आपको 21,000 दे रखी थी, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 21,000 दे रखी थी। तो दोनों साइड यहाँ पर आप क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये 210 आ जाएगा, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी है, 210 है। और ये जो डाटा हमारे पास आया था ये परसेंटेज में ही कैलकुलेट होकर आया था, तो 21/4 और परसेंट की जगह रखेंगे 210, क्योंकि 1% की वैल्यू जो है वो हमारे पास 210 है। तो यहाँ पर जो है 21 इंटू में 21 करते तो ये 441 होता और आगे एक 0 लगा दीजिए, डिवाइड करते 4 से, यानी कि 4 एकम 4 4 एकम 4। अब यहाँ पर देखिए इतना सा करते आंसर जो है मैच हो रहा, तो इसको टिक कर दीजिए। तो यहाँ पर ये 0
25 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 25% की वृद्धि की जाती है, जबकि उसकी ऊंचाई में 30% की कमी की जाती है। तो घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होगी ये बताना था। तो यहाँ पर 20% का मतलब यहाँ पर 1/5 और 25% का मतलब 1/4 और 30% का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपके पास 3/10। ये आपके पास इनकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। अब यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात हो रही है, तो यहाँ पर लंबाई जो है वो 5 से क्या हो जा रही है, 6 हो जा रही है। 5 पर 1 की वृद्धि यानी कि 6 हो जा रही है। यहाँ पर जो है चौड़ाई जो है वो 4 से कितनी हो जा रही है, 5 और हो जा रही है, यानी कि 4 पर 1 की वृद्धि 5। और यहाँ पर कमी हो रही है, यानी कि 10 पहले थी और 3 की कमी हो रही है, यानी कि 7 हो जाएगी 10 से। अब यहाँ पर आयतन कैलकुलेट करते तो यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते। 500 की 20 इंटू में 10 यानी कि 200 जो है वो आपके पास ये पहले का आयतन आता, और अब का जो नया आयतन आता वो कितना आता, यानी कि 5 के 30 और इंटू में 7 करते तो ये 210 आ जाता। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 10 से जो है आयतन बढ़ा, 10 से बढ़ा कितने पर, 200 पर। यानी कि पहले 200 था और मल्टीप्लाई करते 100 से तो प्रतिशत वृद्धि आ जाती, यानी कि यहाँ से ये 100 से जो है ये 2 0 कट जाते और 10/2 का मतलब यानी कि 5% का इंक्रीमेंट हुआ किस में, आयतन में। तो नेक्स्ट देखें, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर आपको यहाँ पर tan a - b का फॉर्मूला दे रखा है। अगर आप इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो ये भी आपके पास a और b हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर 45 डिग्री को a माना है, ठीक है, और 15 डिग्री को b माना है। तो ये फॉर्मूला जो है वो आपके पास किसका बन जाता है, tan a - b का बन जाता है, यानी कि 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री। अब यहाँ से आपके पास ये क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री हो जाएगा। और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। सिंपल था। नेक्स्ट देखें, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपको दे रखी है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको बताना था। ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू में a होता है, और ये आपको दे रखा था 6√3। √3 से √3 कटता, a बराबर कितना आ जाता, 12। परिमाप आपसे पूछा गया, परिमाप आपको पता है समबाहु त्रिभुज का 3 गुना भुजा होता है, यानी कि भुजा आपके पास 12 आई थी, तो 12 3 36 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपको दे रखा है, नीचे दिया गया बारग्राफ गेट, जीमेट, कैट परीक्षा में उत्तीर्ण हुए इनमें से किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए छात्रों की संख्या को दर्शाता है। तो 2018 में 3 परीक्षाओं में से कम एक में उत्तीर्ण होने वाले छात्र का प्रतिशत आपको बताना था। तो यहाँ पर भी जो है ये आपको ग्राफ इतना ज़्यादा क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, फिर मैं जो है आपको यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको रिक्त बॉक्स दिखाई दे रहा है, यानी कि ये कोई भी नहीं आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर ग्राफ के अंदर जो है आपको ये खाली खाली नज़र आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो है कोई भी छात्र जो है उत्तीर्ण नहीं हुए। गेट का यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये खड़ी लाइन जो है इससे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि इस ग्राफ के अंदर जहाँ पर भी आपको खड़ी लाइन दिखाई पड़ रही है ये आपके पास गेट परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या को दर्शाता है। गेट की बात करें तो आरडी लाइन, यानी कि यहाँ पर आरडी लाइन जो आपको दिखाई पड़ रही है वो आपके पास गेट परीक्षा में उत्तीर्ण लोगों की संख्या को दर्शाता है। इसी तरह से यहाँ पर जीमेट का हो जाएगा, यानी कि ये तिरछी लाइन जो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है ये जीमेट परीक्षा के अंदर उत्तीर्ण छात्रों की संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था 2018 में, और 2018 का ग्राफ यहाँ पर है। तो मैं 3 परीक्षाओं में कम से कम एक में उत्तीर्ण होने वाले छात्र का प्रतिशत कितना था ये बताना था। तो यहाँ पर कम से कम एक दे रखा है, यानी कि कम से कम एक में तो होना ही चाहिए, और यहाँ पर जो है कम से कम जो है एक में तो होना ही चाहिए। और यहाँ पर देखा जाए तो ये 3 में उत्तीर्ण छात्र जो है वो आप यहाँ पर लेंगे, तो यानी कि आपके पास कितना हो जाएगा, 4000। कम से कम एक होना चाहिए था, यानी कि क्वेश्चन में ये बोला गया था कि कम से कम एक हो जाना चाहिए था, एक से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके पास ये 3 है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि 3 परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ये 40,000 दे रखा है। और टोटल की अगर बात करें, यानी कि ये यहाँ तक जो है ये टोटल को निरूपित करेगा, यानी कि टोटल छात्र कितने थे, तो ये 50,000 के बाद यानी कि ये बिल्कुल मिड में दे रखा है 50,000 और 60,000 के, तो ये कितना हो जाएगा
ये 55,000 हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट ये करना था कि ये 40,000 जो है ये 55,000 का कितना प्रतिशत है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना था। तो इसको अगर कैलकुलेट करते तो कैसे करते, देखें ये 40,000 जो आया था, एक सेकेंड, ये 40,000 जो ये डाटा आया था इसमें भाग लगाते किसका, 55,000 का, और इसको मल्टीप्लाई कर देते 100 से। तो ये आपके पास आंसर कितना आता, देखिए 3 0 से ये 3 0 कट जाता, 5 से कटता 5 8 40, और ये 5 से कटता 11, यानी कि ऊपर आता 800 और बट्टे में 11 का इसमें भाग देते तो 11 7 77 बच गया, 3 उतारते 0, 11 दूनी 22। अब जैसे ही 72 आंसर आया तो आपका यहाँ पर आंसर मैच हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आप आंसर टिक कर देते, यानी कि यही जो है वो आपके पास आंसर आता। नेक्स्ट देखिए, एक सिविल ठेकेदार ने 600 दिनों में 3 किलोमीटर की दूरी का एक ओवर ब्रिज बनाने की योजना बनाई। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 90 श्रमिकों को नियुक्त किया। 200 दिनों के काम के बाद यह देखा गया कि पुल का केवल 0.5 किलोमीटर भाग ही पूरा हुआ था। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर देखिए MDH/W वाला जो है वो कंसेप्ट यहाँ पर लग जाएगा, यानी कि पहले कितने श्रमिक थे, 90 श्रमिक थे, और इन्होंने जो है 200 दिनों तक काम किया था, तो मल्टीप्लाई करते 200 से, यानी कि यहाँ पर, और बटे में जो है ये कितना काम कर दिया था इन्होंने, यानी कि 0.5 किलोमीटर का काम जो है इन्होंने कर दिया था, यानी कि 0.5 किलोमीटर का ब्रिज जो है इन्होंने बना दिया था। टोटल जो है कितना बनाना था, 3 किलोमीटर बनाना था। तो अब यहाँ पर जो बाकी बचा है वो कौन करेंगे, 90 व्यक्ति तो थे ही, और समय पर पूरा करने के लिए मान लीजिए X व्यक्ति और शामिल हो गए, और यहाँ पर ये काम जो है कितने दिन तक चलेगा। अब यानी कि ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन में दे रखा था कि 600 दिन में काम को कंप्लीट करना था, और यहाँ पर 200 दिन तक जो है ये 90 श्रमिक काम कर चुके हैं, तो शेष कितने बचे, 400 दिन बचे, यानी कि ये 90 प्लस X व्यक्ति जो थे ये 400 दिन में शेष कार्य को कंप्लीट करते, यानी कि अब यहाँ पर शेष कार्य कितना था, ये 3 किलोमीटर में से 0.5 किलोमीटर का ब्रिज जो है ये बन चुका था, यानी कि 2.5 किलोमीटर का बचा था, तो 2.5, 2.5 को हम 2.5 लिखते हैं, यानी कि 2.5 किलोमीटर बट्टे में आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते तो यहाँ से ये पॉइंट कट जाता, 5 से कटता कितने बार, 5 बार, 5 से कटता 5 8 40, यानी कि 80 बार, और 8 से कटता, यानी कि यहाँ से ये आपके पास आ जाता 10, और ये 8 से कटता 25 8 200 होता है, और ये 10 से यहाँ पर ये 0 कट जाता, और 25 नंबर 225 होता, और इधर जो है वो आपके पास 90 प्लस X बचा। अब ये 90 इधर लाकर घटा देते, यानी कि X इक्वल टू कितना आ जाता, 135 आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, किसी त्रिभुज XYZ में XO माध्यिका है और यहाँ पर ये XO बराबर 1/2 YZ दे रखा है। यदि YXO बराबर 30 डिग्री है तो XYZ का मान कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करके बताना था। तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास एक त्रिभुज दे रखा है जो कि आपके पास क्या है, XYZ ये आपके पास एक त्रिभुज दे रखा है, और इसकी एक माध्यिका दे रखी है, X, ये आपके पास XO दे रखी है, ठीक है, XO। अब ये माध्यिका जो है यहाँ पर आपको ये दे रखा है, ये रिलेशन दे रखा है, XO बराबर दे रखा है 1/2 YZ, यानी कि यहाँ से अगर कैलकुलेट करते XO और ये YZ इधर लेकर आते तो ये बट्टे में आ जाता है, यानी कि ये इक्वल टू कितना आता है, 1/2। यहाँ से अगर देखते तो YZ कितना है, 2 यूनिट है, यानी कि ओवरऑल अगर यहाँ से YZ को देखते, यहाँ से YZ को अगर देखते तो ये कितना था ओवरऑल, ये आपके पास 2 यूनिट का था। YZ जो है ये आपके पास 2 यूनिट है। अब ये 2 यूनिट है, इसके अलावा यहाँ पर ये आपके पास XO क्या थी, इसकी माध्यिका थी, तो ये YZ को बराबर बराबर भागों में बांट देती, यानी कि ये 2 यूनिट का था YZ, तो ये 1-1 यूनिट में बंट जाता। अब यहाँ पर XO जो है ये भी आपके पास जो है 1 यूनिट का दे रखा है, यानी कि ये भी आपके पास 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, यानी कि ये वाली भुजा इस भुजा की क्या होगी, बराबर होगी। अब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, और क्वेश्चन में ये एंगल भी आपको दे रखा है, यानी कि YXO एंगल जो है ये आपके पास दे रखा है 30 डिग्री का। और समबाहु त्रिभुज का आपको पता है कि ये 2 कोण एंगल जो है, यानी कि ये 2 कोण जो है आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी आपके पास कितना होगा, 30 डिग्री का
यानी कि इतना सा कंसेप्ट जो है वो आपको लगाना था। नेक्स्ट देखिए, साइन थीटा बराबर 3/5 है तो टेन थीटा का मान क्या होगा। तो सिंपल था, यहाँ पर ट्रिपलेट आपको ध्यान में रखना था, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण होती है, और ये आपके पास लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये बचा आपके पास ये बेस हो जाएगा। अब यहाँ पर टेन थीटा का मान बताना था, यानी कि आपके पास होता क्या परपेंडिकुलर बटे बेस होता है, यानी कि परपेंडिकुलर यहाँ पर 3 का और बटे बेस यहाँ पर 4 का है, तो 3/4 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता। अब यहाँ पर आपको इन दोनों वैल्यू को जोड़ना था, और फिर यहाँ पर 2607 को इनके योगफल से घटाया जाता है, तो परिणाम जो है वो किस से विभाज्य होगा यह बताना था। तो ये 9 4 3 5 जो है इसमें ऐड करना था 7593, इनको अगर ऐड करते तो ये कितना आता, ये आपके पास आता 8, और ये 12 का 2 हासिल 1, 9 1 10 हासिल 1, 16 1 17, ये इतना आता। इसमें से जो है ये 2607 को जो है इसमें से माइनस करना था, तो ये 1 बचता, ये 2 बचता, और ये 10 में से 6 गया, ये 4 बचता, और ये आपके पास 4 बचता, ये 1, यानी कि आपके पास बचता। अब ये जो आपके पास वैल्यू बची है ये किस से डिविजिबल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है, यानी कि अंतिम दो डिजिट अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 21 है, और 21 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन जो है वो आपका इनकरेक्ट है, यानी कि आपके पास सही जवाब नहीं होगा। बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, यानी कि 5, क्या संख्या ये 5 से डिविजिबल है। यहाँ पर अगर देखें तो ये अंतिम डिजिट जो है यानी कि यूनिट डिजिट जो है इसका 1 है, तो ये जो अगर 0 और 5 होता तो यहाँ पर ये जो संख्या है वो 5 से डिविजिबल होती है। यहाँ पर ये 1 दे रखा है, तो ये संख्या जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं है। तो इसके बाद हम 10 की बात करें तो यूनिट डिजिट आपका 0 होना चाहिए था, यानी कि ये 10 से भी डिविजिबल नहीं है। अब बचा 3, क्या इस संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल है। बिल्कुल हाँ, यानी कि 2 1 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, 7 4 11 और 1 12, और 12 जो है वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये संख्या भी जो है वो 3 से डिविजिबल होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा। दिए गए व्यंजक को सरल करना था, तो 5x + 8y, और यहाँ पर ये आपके पास दे रखा था, तो यहाँ पर आपको क्या करना था, सिंपल करना, ये 5x था और ये प्लस का 8y था। अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर देखिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 25x² को 5x का स्क्वायर, 5x का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, और ये प्लस के अंदर 64 जो है इसको 8y का स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर जो माइनस ये बचा है 40, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते थे, ये 5x इंटू में 8y। अब यहाँ पर आप एक बात बताइए, क्या हम यहाँ पर 5x को a मान लेते, अगर हम 5x को यहाँ पर ये a मान लेते तो a³ माइनस b³ वाला फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है, यानी कि इसको हम b मान लेते तो a³ + b³ वाला फॉर्मूला यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, यानी कि a³ अगर +³ + b³ वाला कंसेप्ट अगर यहाँ पर लगाएं तो 5x का क्यूब करेंगे और ये प्लस के अंदर 8y का क्यूब करेंगे, तो ये आपके पास 125x³ होता, और ये प्लस के अंदर 512y³ होता, यानी कि ये आपके पास करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करना था, तो ये भी आपके पास सिंपल था, यानी कि थीटा बराबर या तो 0 डिग्री रख लीजिए या फिर थीटा बराबर जो है 90 डिग्री रख लीजिए, यानी कि आंसर आपके पास 8 ही आना था। यानी कि यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री रखते, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री रखते तो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, यानी कि 5 इंटू में 1 5 आता, और इसकी वैल्यू फिर से 0 डिग्री, इसकी वैल्यू 1, यानी कि 3 इंटू में 1 3 आता, यानी कि 5 प्लस का 3 बचता, 5 प्लस का 3। अब यहाँ पर देखिए ये वैल्यू जो है 0 हो जाती, तो ये मल्टीप्लाई होकर इस पूरी वैल्यू को 0 कर देती, यानी कि 5 + 3 + 0 बचता, और ये वैल्यू जो है 8 आ जाती। और ऐसे ही 90 डिग्री पर होता है, यानी कि यहाँ पर कोस 90 डिग्री पर जो है ये 0 जो है वो 0, ये कोस जो है वो 0 हो जाता, और ये साइन जो है ये 1 होता। और क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो यहाँ पर भी आप थीटा बराबर 0 डिग्री रखकर इसको इजीली बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पर थीटा बराबर जब 0 डिग्री रखेंगे तो ये कोस 30 डिग्री बचेगा, और ये माइनस के अंदर साइन 60 डिग्री बचेगा।
कोस 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, यानी कि √3/2 होती है और ये -√3/2। आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ऐसे भी कर सकते थे, अदरवाइज इसको 90 माइनस करके लिखते, यानी कि कोस ये 30 डिग्री था। चलिए इसका सेकंड मेथड भी मैं आपको करा देता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, हो जाने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको बेसिक से करवाऊँ तो ये कोस 30 डिग्री था, कोस 30 डिग्री और प्लस थीटा था, और ये माइनस के अंदर ये जो साइन था इसको मैं कोस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये कोस में कन्वर्ट किया तो ये 90 डिग्री, और इसमें से माइनस करके लिखूँगा ये 60 डिग्री माइनस थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ। अब जब मैंने इसको ऐसे लिखा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? कोस 30 डिग्री और ये प्लस का थीटा था, और ये माइनस के अंदर कोस। अब यहाँ पर देखिए 90 डिग्री में से 60 डिग्री घटाएंगे तो ये कितना बचेगा? 30 डिग्री बचेगा, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का थीटा, वैल्यू आपस में बराबर है तो ये क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। और यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 81 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 9 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये आपके पास 36x² जो है इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 6x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये जो है आपके पास इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू में 6x इंटू में 9, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ओवरऑल ये देखा जाए जो ये फॉर्मूला बन रहा है किसका? अंडर के अंदर 6x माइनस 9 का होल स्क्वायर बन रहा है, और इसका वर्गमूल करेंगे तो ये 6x माइनस का 9 बच जाएगा, यानी कि आप ये पास करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट देखिए, ए एक बिंदु से 34 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना आरंभ करता है। 5 सेकंड बाद बी समान बिंदु से 44 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ए का पीछा करना आरंभ करता है। बी द्वारा ए के पकड़े जाने से पहले बी द्वारा तय की गई दूरी जो है वो कैलकुलेट करके बतानी थी। तो यहाँ पर सिंपल था, यानी कि यहाँ पर अगर ए का बी के साथ अगर स्पीड का रेशियो कैलकुलेट करते, यानी कि ए का बी के साथ स्पीड का रेशियो अगर कैलकुलेट करते तो ये 34 था, और ये इसकी स्पीड जो है 44 थी, यानी कि इसकी चाल का रेशियो जो है वो आपके पास कितना आ जाता? ये 34:44 आ जाता। इसी तरह से यहाँ पर अगर समय की बात करूँ, यानी कि टाइम की अगर बात करूँ तो ये इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि ये 44 से क्या हो जाता? 34 हो जाता। अब यहाँ पर टाइम का डिफरेंस अगर देखा जाए तो 10 यूनिट का है। कितने का? यहाँ पर 10 यूनिट का डिफरेंस, और क्वेश्चन में कितने का दे रखा था? 5 सेकंड का दे रखा था, यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 सेकंड दे रखी है। 10 यूनिट की वैल्यू जो है वो 5 सेकंड दे रखी है। तो यानी कि यहाँ पर 10 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये 5 आ जाए? यानी कि सीधा दिखाई पड़ रहा है 1/2 से इसको अगर 10 को मल्टीप्लाई करते तो ये आपके पास 5 आ जाता, यानी कि 1/2 गुना जो है ये आपके पास डाटा दिखाई दे रहा होगा। हमसे पूछी क्या गई थी? दूरी पूछी गई थी, किसके द्वारा? बी द्वारा तय की गई दूरी पूछी गई थी। तो बी द्वारा तय की गई दूरी अगर कैलकुलेट करते तो चाल इंटू में समय करते हैं, यानी कि चाल यहाँ पर हमारे पास 44 के और समय हमारे पास 34 का, ये लेना है। तो 44 इंटू में 34 करते, और यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 1/2 है, तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई भी कराना था, तो ये 2 से काटते तो ये आपके पास कितना आ जाता? ये यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर 22, और 22 से इसको मल्टीप्लाई कराना था, तो यानी कि 2200 के 88 का 8 हासिल आती है आपके पास 8, और 22 3 66, और 8 कितना हो जाता? 74, यानी कि 74 मीटर जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है नीचे दी गई तालिका 6 विभिन्न देशों के कोयले के उत्पादन तथा खपत को दर्शाती है। सभी 6 देशों के कोयले की कुल खपत का मान क्या होगा? तो यहाँ पर खपत का कुल मान बताना था, तो इनका टोटल कर दीजिए, यानी कि इन सभी का अगर टोटल करते तो आपके पास आंसर आ जाता। तो इन सभी का टोटल कर दीजिए, यानी कि 8 2 10, 5 5 10, और ये 10 30, 30 का 0 हासिल आती 3, ये 7 3 10, 8 18, 4 22, 22 और 2 24, और 24 7 31, 31 का 1 हासिल आती 3, और ये 3 3 6 3 9 3 12, यानी कि 1210 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस, और आज की वीडियो कैसी रहेगी कमेंट करके ज़रूर बताना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।